हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 220 रुपये का शेयर है, 4.5% का फॉल है। और ये सिर्फ इरडा की ही बात नहीं है, आज बाजार में चौतरफा गिरावट है, भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी जो सुबह थोड़ा बहुत संभल रहा था, उसने अभी 1400 अंक की मतलब सेंसेक्स ने 1400 अंक की यहाँ पर डुबकी लगाई है। चौतरफा गिरावट कह लो देखने को मिल रही है। 4-5% की गिरावट तो ऐसे ही देखने को आज मिल रही है मतलब बाजारों में। बात करेंगे वीडियो में इरडा के बारे में और साथ ही साथ उन फैक्टर्स के बारे में भी जिसने आज बाजार को तोड़ने का काम करा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 220 रुपये का शेयर है इरडा का, 4.5% का फॉल है और एक महीने में जहां था वहीं पर आ गया। पिछला हफ्ता देखो बाजार के लिए बहुत अच्छा था और मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि मैं बाजार में कोई इमीडिएट बेस पे कोई तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं तेज़ी एक्सपेक्ट करूंगा अप्रैल में, अभी नहीं। अप्रैल तक बाजार आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, एक हफ्ता तेजी, एक हफ्ता गिरावट, 2 हफ्ता तेजी, 2 हफ्ता गिरावट, वैसे ही आपको चलता हुआ नजर आएगा। जो पिछले हफ्ते की तेजी थी वो हो सकता है कि इस हफ्ते में जहां था वहीं पर पहुंच भी जाए, और इरडा में ये देखने को मिल भी रहा है। तेजी आई थी, 200 रुपये के नीचे था शेयर, ऐसी रफ्तार बनी 300 मतलब 230 पे मतलब ये शेयर गया था। आज गिरावट आ गई, थोड़ी बहुत गिरावट और भी गहरा सकती है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं इसकी वजह, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में 1500 पॉइंट्स की भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में ज़्यादा गिरावट है, सब कुछ ग्रीन और रेड में देखने को आज मिल रहा है। बुल्स आज के पलड़े में देखा जाए तो काफ़ी हद तक पिछड़ रहे हैं, और उसकी अगर आप देखोगे तो टर्निंग शार्प नेगेटिव एज कॉशियस प्रिविल्ड अहेड ऑफ द थर्ड क्वार्टर अर्निंग सेशन एंड HMPV स्कैर। देखिए, थर्ड क्वार्टर्स के अर्निंग सेशन मतलब अर्निंग नंबर्स अभी आने वाले हैं। इसके अलावा HMPV जो वायरस है भाई साहब, उसका एक कहर फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसने बाजार को तोड़ने का काम यहाँ पर करा हुआ है और बाद में रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखो, ऑल सेक्टर कम्स अंडर सेलिंग प्रेशर विथ निफ्टी मेटल अगर आप देखोगे तो PSU बैंक डिक्लाइन, अगर आप देखो निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर आप देखोगे 2-2% ऐसे ही गिर रहे हैं यहाँ पर, 2-2%। तो उसको लेकर अगर आप देखोगे तो जो विनोद नायर है, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है एट जियोजित फाइनेंशियल, उनका कहना है कि शार्प ऑन सेल ऑफ टू द सेल, मतलब सेल ऑन रैली का सेंटिमेंट अभी के टाइम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग US डॉलर एंड एलिवेटेड स्टॉक वैल्यूएशन। देखो, US डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना, इंडियन रुपीस का वीक होना, डेफिनेटली ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करता है एफआईएल्स के लिए। एफआईएल्स में जो आप बिकवाली देख रहे हो उसकी एक सबसे बड़ी वजह भी वो देखने को मिल रही है। उसका एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एफआईएल्स आता है और फॉर एग्जांपल $100 लेकर आ रहा है वो, ठीक है, हालांकि उससे ज़्यादा लेकर आता है, लेकिन मान लीजिए कि $100 है वो, ठीक है, और डॉलर और रुपीज़ और डॉलर रुपीज़ का अगर आप देखो तो $1 का 70 रुपीज़ मान लो कि 1 साल पहले हुआ करता है, ठीक है। वो आया यहाँ पर, उसने इन्वेस्ट करा 70 रुपीज़ और 70 रुपीज़ के उसने शेयर खरीदे, ठीक है, मतलब 7,000 के उसने शेयर्स खरीदे $100 के हिसाब से। लेकिन होता क्या है, 1 साल बाद उसके जो शेयर्स थे वो तो चलो बढ़ गए, वो 8,000 के हो गए, ठीक है। देखा जाए तो साल में उस स्टॉक्स ने उसको रिटर्न बनाकर दे दिया 15% का, जो कि अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। 7,000 का हो गया वो शेयर, लेकिन मतलब वो शेयर की प्राइस 7,000 हो गई, ठीक है, और मान मतलब सॉरी 8,000 हो गई, ठीक है, 8,000 हो गई, 7,000 का मतलब था टोटल, ये 8,000 हो गई उसकी वैल्यू। लेकिन रुपीज़ की जब वैल्यू गिर जाती है और रुपीज़ 70 का 85 अगर हो जाता है, और अगर जब वो निकालने जाता है तो $100 की जगह उसको मिलता है 96-97 डॉलर, तो वो लॉस में है एक्चुअली में। अगर आप देखो तो वो लॉस में है। पहले किस प्राइस पे उसने कन्वर्ट करे थे डॉलर्स और आज वो किस प्राइस पे कन्वर्ट कर रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी देखने को मिला। डॉलर की मजबूती कहीं ना कहीं, इवन रुपीज़ का वीक होना कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। और यूएस में अभी जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपीस वीक हो रहा है, उसी सेंटिमेंट की वजह से कहीं ना कहीं लोग एफआई जो स्पेसिफिकली है पैसा निकाल रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ अभी HMPV वायरस जो है उसको लेकर बड़े कर्नाटक में 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, बेंगलुरु में ही कह लो, यहाँ पर 2 केस डिटेक्ट हुए हैं यहाँ पर, और वो भी दोनों बच्चे हैं। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने का बेटा है, मतलब बच्चा है ये। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, इन्फ्रेंट्स में ये डिटेक्ट हुए हैं
और अभी के लिए तो हालांकि बोला गया है, ठीक है, कि नो अनयूजुअल सर्ज इन इंडिया, ये बोला गया है। और लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो चाइना, मलेशिया में भी HMPV का सर्ज आया है। इंडिया, जापान, हांगकांग में विजिलेंस काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बढ़ा दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पर इसके बारे में बता दिया, जो रूटीन सर्वेलेंस है वो जारी कर दिया गया है यहाँ पर। अगेन ये ज़रूर है कि कोविड-19 पेंडेमिक जितना वो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस तरीके की सिचुएशन भी जब आती है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो होता है बाजार को ख़राब करती है। जहाँ तक इरडा के बारे में अगर आप देखोगे तो पूरा बाजार नेगेटिव में था, तो इसका नेगेटिव में जाना ज़रूरी था। 1.5 लाख तक, 1.5 करोड़ तक के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए हैं। 310 रुपये से गिरकर ये नीचे आया है। ये 59,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 310 का है, लो 101 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। एक साल में 52 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाई है इसने। देखिए इरडा जो है वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो महंगा है, 42-43 के पीई पर बैठा है ये। सेक्टर भी 17-18 का है ये, तो किसी भी लेवल से जस्टिफाई नहीं करता। हालांकि जब इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि जो इन्होंने लोन डिसबर्समेंट करे थे उसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी भी इन्होंने दिखाई हुई है, जिसके चलते पिछले हफ्ते उन्होंने तेज़ी भी देखी है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि देखो धीरे धीरे यहाँ पर जिस वैल्यूएशन के ऊपर है, मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ पर पॉसिबल रहेगी फ्यूचर में भी। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो इनके डेफिनेटली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए 1,630 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में, और 388 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे, जो कि डेफिनेटली पिछले 2 क्वार्टर भी अच्छे रहे इनके, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। इनको और बड़े प्रॉफिट्स रेवेन्यू दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर वो इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा या फिर उसको एडजस्ट कर पाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है दिक्कत तो रहेगी इस कंपनी में। और डेफिनेटली ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है बाजार में, ठीक है, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये। तो करेक्शंस यहाँ पर बनने चाहिए और बनेंगे भी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो, प्रमोटर की 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, सरकारी कंपनी। इंस्टीट्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में, वो बेच ही रहे हैं, जब से आया तब से वो बेच ही रहे हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशन की 2.87% जो म्यूचुअल फंड्स थे वो 0.19 पर आ गए। जो डोमेस्टिक वाले 1.50% पे थे वो भी बेच के 0.16 पर आ गए। जो एफआईज अगर आप देखो 3.95% पे थे वो 2.02% पर आ गए। तो इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है। खरीदारी करने वाला एक ही तबका है, वो है छोटा इन्वेस्टर, सिर्फ वही खरीद रहा है। 15.41% की होल्डिंग थी उनके पास, और अदर पार्टीज 3.34% पे थे। अदर पार्टीज ने भी बेचा है, और ऑलमोस्ट 20% पर छोटे इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी करके बैठ चुके हैं। तो समझ रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बाइंग आ रही है, इंस्टीट्यूशन और कोई नहीं खरीद रहा इसको, कोई नहीं खरीद रहा। और रिटेल इन्वेस्टर भी क्यों खरीद रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है, इससे सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। इनके पीयर्स भी अगर आप देखोगे तो वो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है, ना कि इतने महंगे। इवन अगर आप IRFC की बात करो तो वो 31 का पी होल्ड कर मतलब है, उसका महंगा है, लेकिन वो उसका भी 31 का है। REC का 10 का पी है, PFC का 7 का पी है। रेल विकास निगम थोड़ा महंगा है, वो 57 के पी पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका पी और भी ज़्यादा, मतलब ये महंगे वैल्यूएशन वाला शेयर मैं कहूँगा इसको। ओवरऑल देखो इरडा डेफिनेटली इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, और हम सब जानते हैं कि बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट, बड़ी गिरावट से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर हर तेज़ी पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 285 से भाग के गया था 225 पे, गिरकर वापस आ गया 195 पे, वापस तेज़ी आई थी 230 पे गया, वापस यहाँ पर गिरावट शुरू यहाँ पर हो रही है। और मेरे हिसाब से दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन देखो यार, मैं इस कंपनी को उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, जब इसका IPO था मैंने कहा था डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो, मतलब खरीदारी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ये 200 रुपये के ऊपर गया था मैंने कहा था कि यहाँ पर अब कोई तुक नहीं बनता है खरीदारी करने का। ये मैंने बहुत पहले कहा था। हालांकि उसके बाद गिरावट भी आई, उसका दोबारा बहुत बड़ी तेज़ी भी आई थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये के ऊपर का प्राइस वर्थ है यहाँ पर। इवन जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती, दूर बैठो और तमाशा देखो। और मार्केट को लेकर मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जो असली तेज़ी है वो शायद आप अप्रैल के में देखोगे यहाँ पर। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में क्या सोचते हैं आप, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।